यूजीसी यूजीसी यूजीसी, जहां देखिए देश में एक ही आवाज गूंज रही है। क्या है ये यूजीसी जिसके आने के बाद से ही देश में बवाल मचा हुआ है, जिसके आने के बाद से ही सवर्णों के मन में असंतोष और डर की भावना है, जिसके आने के बाद से ही देश में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या है ये यूजीसी जिसके आने के बाद से जो कॉलेज का कैंपस है वो पढ़ाई का केंद्र ना बनकर अखाड़ा बन गया है। क्या है ये यूजीसी जिसके आने के बाद से बीजेपी के अंदर ही असंतोष के सुर सुनाई देने लगे हैं और दर्जनों नेताओं ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नमस्कार, मैं हूं नीरज पांडे और स्वागत है आपका नीरज पांडे अनफिल्टर्ड में। आज के वीडियो में है हम यूजीसी से रिलेटेड हर एक छोटे पॉइंट्स को बहुत डिटेल में एकदम सरल भाषा में डिस्कस करेंगे। यूसीजी क्या है, इस यूजीसी में जो कास्ट एंगल है वो कास्ट एंगल क्या है, यूजीसी में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से ये बवाल मचा हुआ है, और क्या यूजीसी का जो कनेक्शन है वो थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से है। इन सब चीजों को जो है आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि यूजीसी क्या होता है, तो यूजीसी का जो मतलब होता है वो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसकी जो स्थापना थी वो 28 दिसंबर 1953 को की गई थी और उसके बाद 1956 में उसे कानूनी जामा पहना दिया गया। यानी ये जो था वो यूजीसी एक्ट 1956 बन गया। अब ये जो यूजीसी होता है, जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है, उसका कार्य क्षेत्र क्या होता है? तो यूजीसी के तो वैसे बहुत व्यापक कार्य क्षेत्र है, लेकिन अगर उसमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कार्य क्षेत्र की बात करें तो जो भी विश्वविद्यालय होते हैं उनको मान्यता प्रदान करना, विश्वविद्यालय में यानी कैंपस के अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, क्या सिलेबस होगा उस सिलेबस को डिसाइड करना, आर्थिक तरीके से किस तरीके से यूनिवर्सिटी को मैनेज किया जाएगा वो डिसाइड करना। तो ये सभी जो मुख्य कार्य है वो यूजीसी करता है। ठीक है, अब ये जो आपकी यूजीसी है, ये जो नया बिल आया है, जो अगर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो बिल था वो 1956 में आया था, तो ये जो नया बिल आया है 2026 का, ये नया बिल कब से इंप्लीमेंट हुआ? तो 2026 का जो बिल है, यूजीसी बिल 2026 जो है वो 13 जनवरी 2026 से जो था वो इंप्लीमेंट हुआ। अच्छा, हमारे मन में एक सवाल उठता है कि ये जो यूजीसी है वो किसके अंडर आता है? तो यूजीसी जो है वो कोई भी एक स्वतंत्र संस्था नहीं है। ये जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसी केंद्र सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके अंतर्गत ही आती है। तो आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि यह जो बिल है वो बीजेपी का बिल है, यानी इस बिल की जो भी जिम्मेदार है वो भारतीय जनता पार्टी है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो बिल आया, जो 2026 में जो यूजीसी बिल आया, ये बिल क्यों आया? इसके पीछे की कुछ ना कुछ तो पृष्ठभूमि होगी, तो इसको समझते हैं। वैसे तो जो यूनिवर्सिटी ने ये जो बिल लाया है, उस बिल के अगर यूजीसी का जो ये बिल है उसको इफेक्ट करने, मतलब ये आने के पीछे तो बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर एक फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक जॉइंट पिटीशन डाला गया था रोहित वेमुला की मां ने और पायल तड़वी की मां ने, दोनों ने मिलकर जो था वो सुप्रीम कोर्ट में 2019 में एक जॉइंट पिटीशन डाला। अब वो पिटीशन क्यों डाला गया था? क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2016 में रोहित वेमुला और 2019 में पायल तड़वी के साथ कैंपस में ही जाति के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है और इन सब चीजों से त्रस्त होकर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। तो इसी की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से कहा कि भाई इसमें कुछ कड़े नियम लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस पे काम करो। अब ये बात है 2019 की। उसके बाद जो थी वो समिति बनी और वो समिति ने अपना जो था यूजीसी में जो भी परिवर्तन करना था वो परिवर्तन करना वहां से प्रारंभ कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जो यूजीसी का जो बिल है 2026, इसमें जो है वो इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है? क्या कारण है इतना ज्यादा बवाल मचने का? तो ये बवाल मचने का एक या दो कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए हम एक एक पॉइंट के तौर पर जितने भी कारण है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो कारण ये है कि ये जो आपका जो यूजीसी बिल 2026 था,
इसका जो ड्राफ्ट बिल आया और जो फाइनल बिल है वो दोनों में काफी डिफरेंसेस थे। जैसे अगर मुख्य तौर पर देखें तो दो पॉइंट अगर हम लोग देखें तो जो ड्राफ्ट बिल था उसमें ये था कि जो ओबीसी है, ओबीसी जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड में नहीं था, यानी ओपन और ओबीसी ये दोनों जो कास्ट थे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स में नहीं थे, सिर्फ एससी और एसटी जो थे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड में थे। लेकिन जो फाइनल बिल आया उस फाइनल बिल में एससी और एसटी के साथ ओबीसी को भी जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड में ऐड कर दिया गया है, यानी जो अकेला रह गया वो अकेला कौन रह गया, तो अकेला सिर्फ जो था वो ओपन कास्ट जो था वही अकेला रह गया। अगर मैं इसको और आसान भाषा में आपको समझा सकूं तो अगर अपने देश की संरचना को देखें तो जाति के हिसाब से हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है वो चार भागों में विभाजित है। एक जो है वो ओपन कास्ट, दूसरा ओबीसी, तीसरा एससी और चौथा एसटी। तो ये जो चार कास्ट हैं इस चार कास्ट में से तीन कास्ट ओबीसी, एससी और एसटी जो है उसको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स में डाल दिया गया, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड में। लेकिन जो ओपन जो था वो जो ओपन कास्ट है उसको सिर्फ अलग कर दिया गया। तो अब ये ओपन जो कास्ट वाले लोग थे इनके मन में ये असंतोष और भय आ गया कि भाई इन तीनों की जो सुनवाई है वो तो आप करोगे, इन तीनों की जो सुनवाई है वो तो आप कर लोगे, लेकिन हमारी जो सुनवाई है उस सुनवाई को कौन करेगा। चलिए बाद में आते हैं इस चीज पे। दूसरा जो ड्राफ्ट में पॉइंट था वो दूसरा ड्राफ्ट में ये पॉइंट था कि अगर किसी ने गलत कंप्लेन की, जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए गलत कंप्लेन की तो उसके ऊपर क्या होगा। तो ड्राफ्ट में उसमें सजा का प्रावधान था कि अगर कोई जानकर जो है किसी को फंसाने की कोशिश करने के लिए झूठा आरोप लगा रहा है तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और उसमें यह भी था कि अगर कोई बंदा जो है वो बार बार ये कृत्य दोहरा रहा है, बार बार गलत मामले में किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी जो सजा है वो और ज्यादा, उसकी जो पनिशमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप फाइनल बिल को देखेंगे तो फाइनल बिल में से इस चीज को हटा दिया गया है, यानी अगर कोई जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए गलत कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका जो प्रावधान जो था वो फाइनल बिल में नहीं था, ड्राफ्ट में होने के बावजूद भी फाइनल बिल में नहीं था। तो एक जो था ये जो एक है इसके वजह से बवाल मचा हुआ है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप इस बिल को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा भाई कि ये आनन फानन में लाया हुआ बिल है। अब आपके मन में लग रहा होगा, आपके मन में ये चल रहा होगा और चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपके मन में जरूर चलना चाहिए कि भाई ये बिल लाने की जो बात थी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो 2019 में कहा और 2000 जो है वो 26 का जनवरी चल रहा है। अगर इसको छोड़ भी दे तो 2025 भी अगर पकड़ते हैं तो लगभग 6 साल हो गया। तो क्या 6 साल में एक बिल लाना है तो क्या उसमें भी आनन फानन हो गया? जी हां, समय तो उनको बहुत ज्यादा मिला, लेकिन अगर आप बिल को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये आनन फानन में ही लाया हुआ बिल है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस बिल के प्रिएम्बल को ध्यान से देखें तो इस बिल का जो प्रिएम्बल है उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन के जो ग्राउंड्स हैं वो साफ साफ 6 ग्राउंड्स दिया गया है। कौन कौन सा? कास्ट, रेस, रिलीजन, कास्ट हो गया आपका, रेस हो गया, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया और जो छठा दिया गया है वो आपकी डिसेबिलिटी हो गई। सिर्फ यही 6 ग्राउंड मेंशन किया गया है और लास्ट में ईटीसी भी नहीं लिखा गया है। ईटीसी भी नहीं लिखा गया है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 6 के 6 ही ग्राउंड थे। लेकिन जब आप इसी बिल में थोड़ा सा और नीचे आओगे और ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में जाओगे तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में दिखेगा कि उसमें जो है एक ग्राउंड बढ़ गया है और जो आपका इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस है, जो ईडब्ल्यूएस है, उसको भी वहां पर लिखा गया है, उसको भी वहां पर मेंशन किया गया है और उसके पहले पर्टिकुलरली वर्ड का भी यूज कर दिया गया है। अरे यहीं पे बात खत्म नहीं होती, इसके आगे देखिए, अगर आप आगे जाओगे और जो डेफिनेशन वाले सेक्शन में जाओगे तो जो डेफिनेशन का सेक्शन है उसमें भी जो डिस्क्रिमिनेशन को जो ब्रॉडली एक्सप्लेन किया गया है उसमें फिर से जो है वो वही 6 ग्राउंड दिया गया है जो पहले था। कौन कौन सा? कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी।
फिर यहाँ पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनका नाम नहीं लिया गया है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाले सोच रहे होंगे कि भैया साफ साफ बता दो कि हमारे लिए भी कुछ सुनवाई है कि नहीं है। नहीं है भाई, बता दो। एक जगह पे लिख रहे हो, दो जगह पे नहीं लिख रहे हो, तो हम अपनी स्थिति को क्या समझे। तो दूसरी ये सबसे बड़ी कमी इस बिल में है। तीसरी जो कमी लग रही है, अच्छा अगर आप देखेंगे ना तो इस बिल में कम से कम 10 बार जो है एक वर्ड का यूज किया गया है, इक्विटी। अब ये इक्विटी का मतलब क्या होता है? तो इक्विटी का मतलब इक्वेलिटी नहीं होता। इक्विटी का मतलब होता है, या ध्यान से सुनिएगा, इक्विटी का मतलब होता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में रहने वाले जितने भी वर्ग के लोग हैं उन सभी के साथ न्याय होना चाहिए। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर हम लोग कास्ट के हिसाब से देखेंगे तो समाज में कितने प्रकार के लोग हैं, तो समाज में कास्ट के हिसाब से 4 प्रकार के लोग हैं, ओपन, ओबीसी, एससी और एसटी। इसमें से जो 3 है, ओबीसी जो है, एससी जो है और जो एसटी है, इन तीनों को जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड में रख दिया गया है। और जो आपका आपका जो ओपन कास्ट है, जो सवर्ण है, उनको यहां पर नहीं इंक्लूड किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, क्या जो सवर्ण है वो समाज के अंतर्गत नहीं आते? अगर समाज के अंतर्गत आते हैं तो क्या उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? अब यही जो मुद्दा है, वही मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। आसान शब्द में अगर मैं कहूं, आसान शब्द में कहूं तो मान लीजिए कोई दूसरी कास्ट का जो आदमी है वो अपर कास्ट के किसी को चिढ़ा रहा है, भूंगा पंडित कह रहा है, या उसको परेशान कर रहा है या कुछ कह रहा है। अब वो जो बंदा है वो जाकर कमीशन के पास, कमेटी के पास में जाकर कहता है कि भैया हमको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको इस तरीके से जो है वो हराश किया जा रहा है, हमारे बारे में ऐसा अपशब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कमेटी पूछेगी कि भाई क्या है तुम्हारी जात, और जात पूछने के बाद जब ये पता चल जाएगा कि भाई ये ओपन कैटेगरी में आएगा तो कमेटी हंस के कहेगी नहीं भैया तुम्हारी यहां सुनवाई नहीं होगी, तुम अपनी सुनवाई कहीं और करा लो। तो मेरे को समझ के परे है, सही में सीरियसली मेरे समझ के परे है, ये कैसा सामाजिक जस्टिस है, कैसा सामाजिक जस्टिस है। अगर आपको चाहिए था तो जब 3 को आपने रखा ही था तो एक को और उसमें इंक्लूड कर दिए होगे। वो तो इस तरीके से लग रहा है, अगर आप बिल को देखो तो इस तरीके से लग रहा है कि जो भी गलत कार्य है वो सबका सब जो है वो सवर्ण ही करेगा, और दूसरा सवर्ण के ऊपर कोई गलत काम नहीं करेगा। तो ये जो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इक्विटी के नाम पर अगर सही में अगर देखा जाए तो ये जो बिल है वो डिस्क्रिमिनेशन, वो जो भेदभाव है, वो भेदभाव और तनाव ये बिल पैदा कर रहा है। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है जो यहां पर इक्विटी कमिटी बनी हुई है। अब इक्विटी कमिटी का मतलब क्या है? तो इक्विटी कमिटी जो है वो कमिटी है, जो भी शिकायत करेगा उस शिकायत के निवारण के लिए जो कमिटी बैठी हुई है उसका नाम जो है वो इक्विटी कमिटी है। अब जरा इसके मेंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो टोटल इसमें 10 मेंबर हैं। जो 10 मेंबर हैं, 10 में से जो 8 मेंबर्स हैं वो तो चलो नॉर्मल मेंबर्स हैं, और जो 2 लोग हैं वो स्टूडेंट्स हैं, जिसको हम लोग इनविटी मेंबर्स कहते हैं। तो इनविटी मेंबर्स मतलब अगर कोई अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहा है या स्पोर्ट्स या किसी और करिकुलम एक्टिविटी में बहुत बढ़िया है तो उस बेसिस पे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो 10 हैं जिसमें से 8 मेंबर्स हैं और 2 इनवाइटी स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो 8 मेंबर्स हैं इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल का है, और जो दोनों स्टूडेंट्स हैं उनका जो कार्यकाल है वो 1 साल का है। अब यहां पर भी एक बहुत बहुत रोचक और बहुत मस्त बात है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो 8 मेंबर हैं, इस 8 मेंबर में भी ये कहा गया है कि एक बंदा एससी का होना चाहिए, एक बंदा एसटी का होना चाहिए, एक जो मेंबर है वो ओबीसी का होना चाहिए, एक जो मेंबर है वो फीमेल होनी चाहिए, और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 5 जो है वो 5 लोगों को 5 मेंबर होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए उनके बारे में यहां पे बात कर दिया गया। मतलब तीनों कास्ट के मेंबर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर से जो एक ओपन कास्ट था उस ओपन कास्ट के किसी भी बंदे को जो है वापस इस कमेटी में नहीं रखा गया। कहने का मतलब यार, आपके पास टोटल 8 मेंबर्स थे, 8 मेंबर आपको रखना था, आपने 5 फिक्स कर दिया, तो एक जो था वो सवर्ण में से भी रख दिए होते, एक आप ओपन कैटेगरी से भी रख दिए होते। तो अगर आप एक ओपन कैटेगरी से भी रख देते तो कम से कम ये बवाल नहीं होता ना। उनको भी लगता भाई कि हमारा भी कोई रिप्रेजेंटेशन है, हमारी भी कोई बात सुनने के लिए वहां कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि भाई अगर एक मेंबर आपने तीनों कास्ट का रख दिया, तो अगर एक मेंबर आपने सवर्ण का रख दिया होता तो उससे
क्या फर्क पड़ जाता, उससे क्या असर पड़ जाता। तो ये जो है वो, इसके बाद अगर आगे जाएं तो आगे क्या इससे बवाल मचा हुआ, कौन सा मुद्दा है? ये मुद्दा है इसके मिस यूज का मुद्दा। मिस यूज का मुद्दा, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ड्राफ्ट वाली बात बताया था, तो ड्राफ्ट में सीधा सीधा लिखा गया था कि अगर कोई गलत कंप्लेन करेगा तो उसको जो है वो सजा मिलेगी, और बार बार गलत कंप्लेन करेगा तो उसकी सजा जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी और उसको सख्त सजा मिलेगी। लेकिन जो फाइनल बिल आया उसमें से ये हटा दिया गया। अब ये हटा दिया गया, इससे क्या होगा? इससे इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि कोई भी जो स्टूडेंट है वो अपना कुछ भी झगड़ा या किसी उसमें आकर जो है वो जानबूझकर जो है वो किसी का कंप्लेन करता है और किसी निर्दोष को फंसाने की कोशिश करता है। तो ये जो चीजें हैं वो बढ़ने लगेगी, तो मतलब ये जो फॉल्स जो शिकायत है वो बढ़ने लगेगा। अब आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो भाई देखो सच्चाई अगर बात करें तो आपको SC/ST जो एक्ट था उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, डाउरी एक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता है। और जब आपको इन सब एक्ट के बारे में अच्छे से पता है तो आपको ये भी पता है कि समय समय पर इन सब एक्ट का कितना ज्यादा दुरुपयोग हुआ है और बहुत सारे जो इनोसेंट बंदे हैं उनको जो है वो सजा जो है वो मिली है और गंभीर सजा उनको मिली है। उनकी जिंदगी समझिए कि एक तरीके से पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है। तो उस इसमें अगर जो है एक जो बहुत ज्यादा जो बवाल का जो एक कारण है कि ये भी है कि भाई अगर इसका मिस यूज हुआ तब क्या करेंगे। आगे जो असंतोष का कारण है वो ये है कि इसका इस पे जो है इस बिल पे जो है वो बहुत गंदी राजनीति होगी और वो प्रारंभ हो भी गई है। मैं आपको बताऊं, बिहार की एक बहुत ही प्रतिष्ठित पार्टी है आरजेडी, आप सबको पता होगा। वो आरजेडी की एक प्रवक्ता है, महिला प्रवक्ता है, जिनका नाम है कंचना यादव। आप इनको बहुत सारे टीवी डिबेट्स में बहुत बार गला फाड़ते हुए चिल्लाते हुए डिबेट्स में आपने इनको देखा होगा। कंचना यादव मैडम से किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि अगर किसी को गलत फंसाया गया तो क्या होगा, क्यों गलत फंसाया जाना चाहिए? तो कंचना यादव मैडम ने एकदम झल्लाकर गुस्से में क्या बोला कि हाँ, अगर गलत फंसाया जा रहा है या कुछ ऐसा है तो वो ठीक है, इस आधार पर उनको गलत फंसा दिया जाना चाहिए क्योंकि वो 90% जो ओबीसी, एससी और एसटी हैं उनका इतने सालों से वो शोषण करते हुए चले आए हैं, इस आधार पर उनको फंसा देना चाहिए। इस हिसाब से, इस आक्रोश के साथ वो बोल रही थी कि आपको मैं क्या बताऊं। फिर पत्रकार ने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि एक बात बताइए कि अगर जो झूठी कंप्लेन है या कैसे है तो उसके साथ किसी के साथ अत्याचार हुआ है या अन्याय है, ये बंदे को प्रूफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस पे मैडम ने क्या कहा? इस पे मैडम ने कहा क्यों वो प्रूफ करेगा, उसको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बहुत साले से वो प्रूफ करते हुए चले आ रहा है। अब जो भी प्रूफ करना होगा वो सवर्ण करेंगे, ओपन कास्ट वाले करेंगे। इस तरीके का झल्लाहट था कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यही ऐसे भाषणों की वजह से, ऐसे ही गैर जिम्मेदार जो बातें होती है उसके वजह से समाज में जो है वो तनाव की स्थिति पैदा होती है। कंचना मैडम, मैं आपसे जो है वो एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके दादाजी ने जो है वो किसी का कत्ल किया है, तो क्या उसके इल्जाम में आपको फांसी पर लटका देना चाहिए? नहीं लटकाना चाहिए ना। गलत किसने किया है? दादाजी ने किया है। तो मान लीजिए, मैं इस बात से बिल्कुल 1% भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि सालों से जो है वो जो निचले कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ अत्याचार और अन्याय होते रहा है। ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है उन जो भी ऐसा कर रहा है। और आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो कम हो चुका है, लेकिन आज के टाइम पे भी अगर आप गांव और खेड़े में जाओगे तो ऐसी स्थिति आपको दिख जाएगी। तो मेरा सीधा सीधा मानना है कि भाई ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो कानून के अंतर्गत होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि वो लोग करते चले आए हैं, इसलिए जो आज की जो पीढ़ी है जिसको ये नहीं फर्क पड़ता कि कौन सा जाति है, कौन सा धर्म है, क्या है, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो एक ही थाली में बैठकर खाते हैं, जाति और धर्म नहीं देख रहे हैं। आज भी अगर मैं शहरों और महानगरों की बात करूं तो यहां पर जो जाति है वो लगभग
समाप्त है। यहाँ पर आप देखोगे तो गणपति का, मेरे घर में अगर गणपति की पूजा होती है तो जो थाली होती है वो सबके पास जाती है, और जब सबके पास थाली जाती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि भाई वो कौन से जाति और कौन से धर्म का है। तो इस तरीके से जो ओझी राजनीति होती है, जो इस तरीके से भड़काऊ जो भाषण होता है, इस तरीके से कंचना यादव जैसे जो लोग होते हैं उनसे समाज को बच कर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो है वो समाज में हमेशा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तनाव पैदा करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, एक और पॉइंट देखें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है। क्यों आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है आप समझ जाएंगे कि बीजेपी जो है वो हमेशा से जो है वो सवर्णों की पार्टी रही है, अपर कास्ट आप समझिए कि अंधाधुंध जो वोट है वो एक तरफा बीजेपी को देती है। बीजेपी को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है, और नहीं पता होती तो लगातार हर जगह पे जहां इलेक्शन हो रहा है वहीं जीतते चले जा रहे हैं, मतलब उनको ये बात पता है। तो मेरे समझ से ये परे है कि वो बीजेपी जो है वो एक ऐसा कानून ला रही है जो सीधे सीधे तौर पर जो है वो एंटी सवर्ण है, एंटी ओपन कास्ट है। तो वो अपने मेन वोटर्स को क्यों नाराज कर रही है? तब मेरा ध्यान जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा, लग रहा है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बिना कास्ट की और जात की राजनीति किए तो आप जीत नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कास्ट वाला जो एंगल है वो उत्तर प्रदेश जो चुनाव है उस चुनाव को देख के भी इसको किया जा रहा है। बहरहाल, अगर यह बिल इतना कंट्रोवर्शियल था तो यह मामला कोर्ट में जाना तय था। तो 3 अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो सुनवाई थी वो 29 जनवरी को हुई, और सुनवाई कर रहे थे 2 जज, जिसमें से एक सीजेआई सूर्यकांत भी थे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये जो बिल है ये कॉलेज कैंपस में चल रहे जो डिस्पैरिटीज है, जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए बिल लाया है। लेकिन अगर इस बिल को देखो तो ये बिल जो है वो डिस्पैरिटीज और जो भेदभाव है उसको ये कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ा रहा है। इस बिल के वजह से सवर्ण जो है वो काफी ज्यादा चिंतित है, वो काफी ज्यादा अलगाव महसूस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से एक सवाल पूछा कि अच्छा एक बात बताइए कि अगर दक्षिण भारत से कोई विद्यार्थी उत्तर भारत पढ़ने के लिए आता है और वो उसकी जाति के बारे में किसी को नहीं पता है, तो क्या उस विद्यार्थी की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान है? तो इस तरीके से सरकार और यूजीसी से कड़े कड़े प्रश्न पूछे गए, और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर स्टे लगा दिया, और उन्होंने कहा कि फिलहाल पुराना ही बिल जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। ये बिल अभी के लिए जो है उस पे स्टे है, अभी ये अप्लाई नहीं होगा। तो फिलहाल जो सवर्ण है उनके लिए जो है राहत है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बिल पे स्टे लगाया तो क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। पहला कहा कि इसकी जो लैंग्वेज है, बिल की जो लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बिल की वजह से समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जाइए इस बिल में सुधार करके लेके आइए, और जो अगली सुनवाई है वो 19 मार्च को होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसको शेयर कीजिए, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।